कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल विजन कोचिंग क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं ताकि आपकी जिंदगी में प्रकाश आ सके। तो प्रकाश क्या होता है, इसका बेसिक जो डिफिनीशन है जो आप छोटे क्लासों में पढ़ते आ रहे हो कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, यानी देखने की क्षमता देती है। अगर मैं अपने शब्दों में बताऊं तो प्रकाश एक ऐसा सहायक है, हेल्पर है, जो खुद नहीं दिखता लेकिन उसके सिवा हम किसी और को देख भी नहीं सकते। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी को भी देख नहीं पाएंगे। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश हमारी किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करता है। अब समस्या ये आती है, हम देखते किसे? हम केवल जो प्योर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है उनको हम नहीं देखते। प्योर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को हम नहीं देखते। जैसे अभी आप कहोगे कि सर आपका जो चश्मा है ये भी ट्रांसपेरेंट है, ये तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें इम्प्योरिटी भरी हुई है। जो एकदम प्योर होगा उसे तुम देख, तो हम पारदर्शी वस्तुओं को देख नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पारदर्शी वस्तुओं को हम इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि प्रकाश उससे लौट के आता ही नहीं है। उसमें अगर इम्प्योरिटी है तभी हम देख पाते। तो हम देखते किन वस्तुओं को है? एक अपारदर्शी को देखते हैं, एक पारभासी को देखते हैं। क्या देखते हैं? दो ही तरह की वस्तुओं को हम देखते हैं। अब प्रकाश की बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं। पहले प्रकाश अपने आप में भी एक बहुत बड़ा अपवाद है। इसके रूप किस तरह बदलते आए हैं हिस्ट्री के हिसाब से थोड़ा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर देखो, सबसे पहले न्यूटन आए। न्यूटन ने प्रकाश में जब एंट्री किया, देखो केमिकल यानी मैकेनिक्स में न्यूटन ने बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन प्रकाश में उनका योगदान उससे कहीं ज्यादा अधिक है। इस बात को हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि जो बात उन्होंने कही थी वो बात जाके जब क्वांटम फिजिक्स आई तब प्रूफ हुआ। हालांकि वो उस बातों को व्याख्या नहीं कर पा रहे थे। न्यूटन की एक है कणिका सिद्धांत। न्यूटन की कणिका सिद्धांत है, उसमें उन्होंने इस बात को बताया कि जो प्रकाश है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, बहुत ही छोटे टाइनी पार्टिकल्स। ये बहुत ही हल्के हैं और बहुत ही छोटे हैं। उनका नाम उन्होंने रखा कार्पिक्यूलस, यानी बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। हाँ, यहां पर न्यूटन ने इस सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या, इस सिद्धांत से इन्होंने क्या किया? प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कर दिया, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कर दिया गया। यानी अपवर्तन की भी व्याख्या इस सिद्धांत से हो गया, अपवर्तन की भी व्याख्या प्रकाश ने कर दिया। तो यहां ध्यान देना, यानी इस सिद्धांत से दो नियमों की व्याख्या हो चुकी थी, प्रकाश के परावर्तन के और प्रकाश के अपवर्तन के। यहां पर मिस्टेक क्या हुआ? देखो, न्यूटन उस समय के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनका कहना फिजिक्स में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। मतलब न्यूटन शब्द लग जाए तो ये थ्योरी सर्वमान्य होगी, कोई साइंटिस्ट की हिम्मत नहीं होती कि इसमें कमियां निकाल सके। तो न्यूटन ने इस बात को बहुत ही अच्छे से बताया, लोगों ने मान भी लिया और बहुत सालों तो चलता रहा न्यूटन का थ्योरी। तभी एक बंदा, नए आते हैं, नए स्टूडेंट आए, मतलब नए जो साइंटिस्ट आए, यंग साइंटिस्ट, इन्होंने एक बात कही थी। इन्होंने ये बताया सघन माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, और यहीं पर ये मिसप्रिंट हुआ। ये थ्योरी जानते हो कहां फेल हो गया? इन्होंने ये बात बता दिया कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, और जब नए वैज्ञानिकों ने आया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट के साथ ये प्रूव कर दिया कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, फिर वहीं से न्यूटन के थ्योरी को अमान्य घोषित कर दिया, यानी न्यूटन की मान्यता खत्म होगी। अभी आप जो प्रकाशिकी में जो पढ़ने जा रहे हो, प्रकाशिकी में आप प्रकाश को किरण मानोगे। क्या मानोगे? रे। ये रे ऑप्टिक्स है, मतलब इसमें हम प्रकाश को क्या मानेंगे? किरण मानेंगे, कि वो जो एक सीधी रेखा में चलती है। तो यहां से मान के हम प्रकाश की अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखो, अभी आपको मैंने बताया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। लेकिन जो मॉडर्न फिजिक्स है, जो मॉडर्न भौतिकी है, उसमें प्रकाश की डिफिनीशन ये बताई गई है कि प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंग है। इस बात को, ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि प्रकाश को क्या बताया गया बेटा? प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय, तो आज से आप ये डिफिनीशन मानोगे कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय क्या है बेटा? तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब आ जाओ, इसमें दो वर्ड आया है, एक विद्युत आया है, एक चुंबक आया है। तो सर ये प्रकाश, वहां तो ना तो चुंबक है सूर्य में,
ना तो करंट बह रहा है, तो फिर ये वैद्युत चुंबकीय तरंग क्यों बोला गया? क्योंकि जो स्टार होते हैं बेटा वो प्लाज्मा स्टेट में होते हैं। आज हिस्ट्री आप पढ़ लो, स्टार प्लाज्मा स्टेट होते हैं। और प्लाज्मा स्टेट कैसा होता है? प्लाज्मा स्टेट उसे कहते हैं जिसमें में से एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल आए और केवल उसका न्यूक्लियस बचे। क्या बचे? प्लाज्मा स्टेट क्या होता है? अभी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन रहे और इलेक्ट्रॉन के बाहर से, जैसे मैं कहूँ तुम्हारे शरीर से सारे फैट निकल आए, केवल हड्डी रहे और उस फैट वो आपका कंकाल तंत्र है और सारे फैट उसके चारों तरफ घूमे, इसे कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। तो स्टार में वो स्टेट पाया जाता है। अब इलेक्ट्रॉन जब घूमेंगे चार्ज तो क्या जनरेट करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या, ये बैठा हुआ तो क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी सन में क्या होता है? सन में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो चार्ज पाए जाते हैं, उनमें एसिलरेशन होता है, यानी वो त्वरित गति करते हैं। क्या करते हैं बेटा? चार्ज त्वरित गति करते हैं। और जब चार्ज त्वरित गति करते हैं तो रेज निकालते हैं, यानी एनर्जी, रेडिएशन निकालते हैं, और वही रेडिएशन का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। यानी वहां पर चार्ज त्वरित गति करते हैं। और इसको हमारे फर्स्ट पेपर में मैं अभी नहीं पढ़ाया हूं, वो पढ़ाऊंगा एलसी ऑसिलेटर। एलसी ऑसिलेटर, वहां पर मैं इस बात को प्रूव कराऊंगा कि जो त्वरित आवेश हैं, जो त्वरित चार्ज हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे उत्पन्न करते हैं। तो समझ गए? तो सबसे पहले आपकी ये कहानी को समझ में आ गई कि प्रकाश है क्या। तो प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि तरंग क्या है? तरंग को चलने के लिए तो माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे ध्वनि एक तरंग है, अगर हम चलते हैं, हम बोलते हैं, अगर यहाँ ईयर ना हो तो तुम्हारे तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ध्वनि एक मैकेनिकल वेव्स है, यांत्रिक तरंग है जिसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता। लेकिन प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है जिसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसको आगे आप पढ़ोगे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, फिर आप व्यतिकरण पढ़ोगे, फिर विवर्तन पढ़ोगे, तो वहां पर आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा प्रकाश क्या है। प्रकाश की तो सबसे पहले अभी हम स्टार्टिंग चैप्टर में प्रकाश को किरण मान के अध्ययन करेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? रे ऑप्टिक्स। किरण मान के हम प्रकाश का अध्ययन करेंगे। हम ये मानेंगे प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, लेकिन ये बात सभी जगह सही नहीं है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। तो प्रकाश की जो डिफिनीशन है वो ये है कि प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है जिसको संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी प्रकाश का अगर डिफिनीशन में बात करूं तो यहाँ पर हिंट लगा लेना प्रकाश। और प्रकाश की जो डिफिनीशन है वो मॉडर्न डिफिनीशन ये है लाइट की, कि प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और जिसे ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यानी प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है जिसको संचरण करने के लिए, जिसको संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये होगी प्रकाश की डिफिनीशन। ये तो हो गया प्रकाश की डिफिनीशन। अब प्रकाश दो, अब आता है प्रकाश के स्रोत, जो छोटी कक्षाओं में आप पढ़ते आ रहे हो। तो प्रकाश के दो स्रोत होते हैं, एक दीप्त स्रोत होता है, एक अदीप्त स्रोत होता है। वह जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं और वह जो दूसरों की सहायता से प्रकाश। मेरे कहने का मतलब है कि जिन वस्तुओं में द्रव्यमान है वो प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। यानी प्रकाश के सोर्स पृथ्वी पर सभी जगह है। जैसे पत्थर को देखो, पत्थर में चिंगारी निकलती है, प्रकाश। अभी हमको जला दो, प्रकाश उत्पन्न कर देंगे। हम लोग अदीप्त होते हैं, यानी जिन वस्तुओं में सभी द्रव्यणात्मक पिंड में प्रकाश के उत्पन्न करने की क्षमता होती है, क्योंकि प्रकाश एक एनर्जी है और जिसमें द्रव्यमान है उसमें एनर्जी होती है। समझ गए ना? तो प्रकाश कोई भी उत्पन्न कर सकता है। अब बात आता है पदार्थ कितने प्रकार होते हैं प्रकाश के संचरण के आधार पर। तो हमने आपको बताया 3 प्रकार के होते हैं। इनको मैं वैसे ही बता देता हूं, लिखवाने की जरूरत नहीं है। अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर के सामने से किसी को गुजरने नहीं देते, कहते मेरा मिट्टी बह जाएगा। कुछ ऐसे होते हैं जो सबको गुजरने देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो स्पेशल लोगों को गुजरने देते हैं, सभी को। तो 3 तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं। उसी प्रकार पदार्थ भी 3 प्रकार का पाया जाता है। एक ऐसा पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से जाने देता है, जिसे पारदर्शी कहते हैं, जैसे कांच। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने में से प्रकाश को जाने नहीं देते हैं, जैसे हमारा बॉडी। अब पीछे प्रकाश को जाने नहीं दे रहा, लौट के चला जा रहा, तभी आप मुझे देख पा रहे हो।
और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो थोड़ा सा जाने देते हैं, यानी आधा जाने देते हैं, जैसे कॉटन के क्लॉथ, समझ गए ना, तो इनको कहा जाता है पारभासी। तो 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, आपको समझ में आ गया ना ये बात। अब आता है प्रकाश के गुण। हमें जो पढ़ना है इसमें वो पढ़ना है कि प्रकाश की विशेषता क्या है और प्रकाश के गुण क्या है। तो बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे, प्रकाश के गुण का अध्ययन करेंगे। प्रकाश में कौन कौन से गुण होते हैं, सबसे पहले ध्यान दो आप, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट हम अध्ययन करने जाए तो सबसे पहले तो आपने यही समझ लिया कि प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है जो आज तक का सबसे ज्यादा स्पीड, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है प्रकाश। नाम आपने प्रकाश लिया, प्रकाश आउट ऑफ अर्थ, तुमने प्रकाश कहा तो प्रकाश गायब, यानी इतना फास्ट प्रकाश चलता है और इतनी तेजी से चलता है, इसलिए हम देख नहीं पाते हैं प्रकाश को, कि प्रकाश की स्पीड बहुत तेज है। इतना स्पीड आज तक नहीं, इलेक्ट्रॉन का भी 1000 गुना कम है प्रकाश से। इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो मैक्सिमम है 10⁶ मीटर पर सेकंड, मैक्सिमम स्पीड है। वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इतनी नहीं होती है। कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी? करंट में पढ़ के आए हो, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड आप पढ़ के आओ करंट में, इसी को कहते हैं अफवाह वेग। तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है उतनी होती है और लाइट की जो स्पीड होती है वो इतनी होती है, समझ गए ना। तो लाइट से तेज आज तक कोई नहीं चलता है। और यहीं पर एक बात मैं बताऊं, आइंस्टीन की एक सापेक्षता का सिद्धांत है कि अगर इतनी तेज से कोई चलेगा तो उसके टाइम में भी परिवर्तन आ सकता है। अभी तक आप पढ़ लो कि टाइम कांस्टेंट है, कभी देखो कि टाइम में चेंज, जैसे मैंने कहा कि टाइम कभी बदलता है? नहीं बदलता है। जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जब आप बड़े क्लासों में जाओगे तो आइंस्टीन ने इस बात को बहुत ही अच्छे से प्रूव कराया है कि द्रव्यमान भी बदल सकता है और टाइम भी बदल सकता है चलते चलते। यानी अभी आपका द्रव्यमान कितना है? 10 kg है। आप अगर चल रहे हो बहुत तेजी स्पीड से तो आपके द्रव्यमान में भी परिवर्तन हो जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। और उस द्रव्यमान के परिवर्तन का सूत्र उन्होंने बताया था, m बराबर m0, ये ध्यान दो, यही थ्योरी ऑफ √1 - v²/c², ये फार्मूला है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। यहाँ ये m0 है तुम्हारा पुराना द्रव्यमान है और m क्या है? परिवर्तन। याद हो, इतना परिवर्तन हो, क्योंकि b कभी c के बराबर हो नहीं सकता। c स्पीड ऑफ लाइट है, b कण की स्पीड है, तो c तो कभी b के बराबर हो ही नहीं सकता है, इसलिए द्रव्यमान में परिवर्तन हो सकता है। और इस बात को आइंस्टीन ने बताया था, ये बड़े क्लासों में है। तो यहां से आप प्रकाश के अंदर एंट्री करोगे, फिर प्रकाश के तरंग सिद्धांत को पढ़ोगे, मतलब ऑप्टिक्स को पढ़ोगे कि प्रकाश किरण की तरह चलता है अभी कुछ देर तक। फिर आप प्रकाशिक यंत्र को पढ़ने वाले हो, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी पढ़ने वाले हो, फिर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी पढ़ने वाले हो। फिर उसके बाद हाइगन्स आ जाएंगे जिन्होंने प्रकाश को तरंग मान लिया है, ठीक है। फिर हाइगन्स ने बहुत कमियां की हैं, उस कमियों को दूर करने के बाद फिर आप व्यतिकरण पढ़ोगे, फिर विवर्तन पढ़ोगे, फिर ध्रुवण पढ़ोगे। इतना पढ़ने के बाद फिर आ जाओगे मॉडर्न फिजिक्स में, जिसमें आप डुअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ोगे और डुअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ोगे। यानी प्रकाश के भी 2 गुण होते हैं और मैटर के भी 2 गुण होते हैं, इनका अध्ययन आप करने वाले हो। फिर आप छोटे छोटे चीजों में जाओगे, यानी अब आप एंट्री कर रहे हो माइक्रो में। और ध्यान देना, जैसे जैसे हम छोटे छोटे चीजों में अंदर जाते हैं ना, वैसे वैसे मेरी पावर बढ़ जाती है। देखो, हमने बड़े चीजों का अध्ययन किया तो हमने रेलगाड़ी बनाया, हमने बसेस बनाई, हमने गाड़ी बनाई। फिर हमने और छोटी चीजों का अध्ययन किया, फिर हमने ऊपर एरोप्लेन बनाया, हमने एटम परमाणु बम बनाया जो ताकत है, हमने मिसाइलें बनाई। फिर हमने और एंट्री किया, परमाणु को जब अध्ययन किया तब की बात करो, जब हम परमाणु के अंदर गए, जब हम उनके सेलों का अध्ययन करने लगे, ऑर्बिट का, तो हमको पता चला वेव। हमने जब वेव का अध्ययन किया तो हमने बनाया कंप्यूटर और हमने बनाया मोबाइल। आज आपको अपना अगर एक मैसेज भेजना है अमेरिका में तो विद इन नैनो सेकंड में, कोई ऐसा वाहन बताओ जो तुम्हारे मैसेज को इतना तेज पहुंचा पाए। तो वेव सबसे छोटा है और वेव माइक्रो लेवल के पार्टिकल होते हैं, इसलिए होते हैं। अब सोचो, जब हमने वेव को पढ़ा तो सारी दुनिया को कंट्रोल कर लिया, बाहर क्या होता है अर्थ के अंदर कहाँ क्या होता है, इस सबकी जानकारी वेव हमें देता है। तो जैसे जैसे साइंटिस्ट छोटे छोटे चीजों में प्रवेश करने जा रहे हैं, वैसे वैसे मेरी ताकत बढ़ती जा रही है। एक बात और है, हम ऐसे चीजों को तोड़ रहे हैं जिनको हम देख नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन पंखा चला रहा है, पंखा कौन चला रहा है? करंट चला रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को हमने नहीं देखा। मैसेज कौन पहुंचा रहा है? नेटवर्क पहुंचा रहा है, वेव पहुंचा रहा है, लेकिन हमने वेव को नहीं देखा। हम सबसे काम कर रहे हैं, यानी रेडियो एक्टिव तरंगे है ना, रेडियो तरंगे
बहुत ऊपर है अर्थ के, उनसे हम काम करा रहे हैं। ये है साइंस। तो आपको इसलिए साइंस को पढ़ना है क्योंकि साइंस आज के डेट में बहुत आगे जा रहा है, लेकिन ध्यान रहना है कि आपको सीखना पड़ेगा। आप अगर बोर्ड को लेकर पढ़ाई करोगे, अगर आप केवल किसी तरह पढ़ ले, घर वालों का दबाव है, टीचर का दबाव, तब तो नहीं हो पाएगा। आपको सीखना है, फिर आपको बहुत मजा देने वाला हूं मैं। तो यहां पर सबसे पहले प्रकाश के गुण में हम पढ़ेंगे। प्रकाश क्या है बेटा? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है जो निर्वात में तरंग है, जो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से गति करता है। तो ये पहली बात हुई प्रकाश का गुण, यानी प्रकाश क्या होता है? इतनी चाल से गति करता है। दूसरा गुण क्या है प्रकाश का? कि प्रकाश को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये निर्वात में भी चल सकता है। ये बात हमने आपको बता दी है। फिर देखो क्या होता है, जो ये प्रकाश है, ये जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता? आवृत्ति और कलर नहीं बदलते प्रकाश की। आवृत्ति क्या है? ये जो बल्ब आपको दिख रहा है, आवृत्ति जानते हो? प्रति सेकंड कितनी रेंज को निकाल रहा है। अब मुझे बताओ, मैंने यहां से मान लो प्रकाश ने 10 किरणों को निकाला, तो आगे कांच रहेगा तो उसमें भी 10 किरणें जाएंगी, अगर पानी रहेगा तो पानी में भी 10 किरणें जाएंगी कि 9 हो जाएगा। मीडियम कभी किसी चीज को खाता है क्या? हवा ने कभी किसी व्यक्ति को खाया? ऐसा तो हुआ नहीं कि गायब कर दिया हो हवा ने। तो मीडियम तो किसी चीज को खाता नहीं है। तो जब प्रकाश से यहां से 10 किरणें निकलेंगी, तो चाहे सामने कांच पड़े, चाहे कांच के बाद पानी पड़े, फिर चाहे पानी के बाद एयर पड़े, लेकिन वो 10 किरणें ही जाएंगी। इसका मतलब प्रकाश की जो आवृत्ति है वो नियत रहेगी, आप किसी भी पारदर्शी माध्यम में लेकर जा रहे हो। समझ गए? तो सबसे पहला जो गुण है इसका इंपॉर्टेंट है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति क्या होती है? नियत होती है। उसका रंग क्या होता है? नियत होता है। समझ गए? अभी तुम काले हो, अब तुम पानी में चले जाओगे तो क्या गोरे हो जाओगे? ऐसा तो है नहीं। समझ गए ना? हाँ, हमेशा के लिए रह जाओ तो मेढक की तरह दिखाई दोगे। चलो तो यहां पर ध्यान दो। प्रकाश जब एक माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से, प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता? गलत बहुत हो रहा है। जाता है तो आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति व रंग, प्रकाश की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आता है, प्रकाश की आवृत्ति व रंग नहीं बदलती, मतलब ये नियत रहती है, नहीं बदलती है। चलो ठीक है, इतना नोट करो आप लोग, इतना नोट कर लो। ध्यान दो सभी लोग, यहां ध्यान दो। प्रकाश, हमने अभी आपको बताया कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यानी पारदर्शी माध्यम में जाएगा, तो क्या होता है? इसकी आवृत्ति और रंग नहीं बदलती, इसकी ऊर्जा भी नहीं बदलती, क्योंकि फोटॉन की जो ऊर्जा होती है वो किस पर डिपेंड करती है? प्रकाश की आवृत्ति पर डिपेंड करती है। अब आ जाओ, जो बदलता है वो क्या बदलता है? ध्यान देना। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी चाल व तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। क्या बदल जाती है बेटा? ये दोनों को हम पढ़ेंगे। क्या होता है? चाल व तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। यानी प्रकाश अगर पहले मीडियम में था तो उसका चाल कुछ और रहेगा, दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसका चाल कुछ और रहेगा। प्रकाश, ये सब चैप्टर हैं। प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, विवर्तन व व्यतिकरण जैसी घटना को प्रदर्शित करता है। यानी प्रकाश में परावर्तन होता है। परावर्तन का मतलब क्या हो? टकरा के वापस आ जाना। प्रकाश जब इस पर पड़ता है, देखो ये कण तुम्हें क्यों दिखाई, ये कण दिखा, ये तुम्हें दिखाई क्यों दे रहा है? इसका एक ही वजह है, परावर्तन। प्रकाश आया बाहर से, इससे प्रकाश निकला यहां से प्रकाश आया, इस कण पे पड़ा, इस कण की इमेज को लेकर तुम्हारी आंखों पर जा रहा है, और आपकी आंखों के अंदर रेटिना बैठी है, उसने उसका क्या किया? प्रतिबिंब बना दिया, और उस प्रतिबिंब को इलेक्ट्रिक सिग्नल के माध्यम से आपके माइंड तक भेजती है। ये समझ लो कि आपके शरीर में छोटी सी विद्युत धारा प्रवाहित होती है,
क्योंकि आपका शरीर में भी दुर्बल विद्युत धारा पाई जाती है, क्योंकि आपके शरीर में भी आयन होते हैं, इसीलिए एक्सरे हो पाता है। एक्सरे आपकी बॉडी का नहीं हो पाता, सीटी स्कैन नहीं हो पाता, समझ रहे हो ना। तीसरी बात क्या है, अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने रास्ते से भटक जाता है। जैसे तुम लोग जब घर से कोचिंग से घर की ओर जाते हो और यहाँ पर आपके फेवरेट डिश बन रही हो, तो आपको जाना इधर, इसके बजाय ऐसे, आपका विचलन हो गया, आप भटक गए। आपको पता है मुझे घर जाना चाहिए था, लेकिन भटक। ऐसे क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ऐसे जाता है, प्रकाश को जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन प्रकाश क्या होता है, थोड़ा सा भटक जाता है। और प्रकाश का भटकना यानी प्रकाश का मुड़ जाना ही अपवर्तन कहलाता है। इनका भी अध्ययन हम करेंगे बढ़िया से। ध्रुवण क्या है, ध्रुवण क्या होता है, जैसे जब इससे बल्ब से प्रकाश निकलता है तो सभी दिशाओं में फैल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास क्रिस्टल होते हैं, कुछ ऐसे हमारे लेटिस क्रिस्टल होते हैं जिसमें में से हम अगर क्रिस्टल प्रकाश को गुजारें तो प्रकाश उससे गुजरने के बाद वो एक ही अक्ष पर मोशन करने लगता है। मतलब अभी तक फैल रहा था, अब प्रकाश क्या होगा, ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे। मतलब प्रकाश जो कण कण होंगे वो या तो लंबवत कंपन करेंगे या तो ऊर्ध्वाधर कंपन करेंगे, ऊर्ध्वाधर कंपन करेंगे या तो अक्षीय कंपन करते हैं, और इसी को प्रकाश का ध्रुवण कहा जाता है। यानी प्रकाश ध्रुवित हो गया। प्रकाश क्या हो गया, ध्रुवण में दो अक्ष, ध्रुव में कितने अक्ष पाए जाते हैं, अब वो दो अक्ष के अलावा गति कर रहा है, अभी फैल रहा था, अब वो दो अक्ष के अलावा। विवर्तन क्या होता है, विवर्तन ध्यान दो, जब प्रकाश किसी ऐसे छिद्र या ऐसे रुकावट से गुजरता है जिसका आकार प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के कोट का होता है, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के कोट का होता है, तो प्रकाश सीधा ना जाके, देखो अभी प्रकाश आ रहा था, ये देखो, ये मैंने यहाँ पर एक रुकावट रख दिया, यह एक बहुत छोटा, अरे यार बहुत छोटा है, मैंने बड़ा बना दिया क्योंकि बोर्ड है, मेरी मर्जी। अब यहाँ से प्रकाश ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर यहाँ पर ये ओपेक है। अगर प्रकाश सीधा चलता है तो प्रकाश में यहाँ पर इतनी ही छाया बननी चाहिए, बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, जितना बड़ा वस्तु होना चाहिए उतनी ही छाया बननी चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश उस रीजन में भी चला जाता है जहां प्रकाश को नहीं जाना चाहिए था। मतलब ये देखो, प्रकाश इधर एंट्री कर गया, यानी यहां तक तो आया सीधा सीधा ऐसे, यहां तक सीधा सीधा आया, लेकिन फिर प्रकाश इसके किनारों पर मुड़ गया, क्योंकि ये जो वस्तु है बहुत छोटा है, और इतना छोटा है कि प्रकाश के तरंग यानी एंगस्ट्रॉम मिलीमीटर में होगा, मिलीमीटर में होगा, माइक्रोमीटर में होगा, एंगस्ट्रॉम में होगा। जब ऐसे ऑब्जेक्ट से गुजरता है तो प्रकाश भी विचलित हो जाता है, क्योंकि सेम प्रकार का पार्टनर पा जाता है, अपने ही साइज के लोगों को पा जाता है, तो ये भी विचलित हो जाता है। तो इसी को कहते हैं मुड़ जाना, यानी सूक्ष्म को छिद्रों के किनारों से प्रकाश का मुड़ जाना विवर्तन कहलाता है। अब आ जाओ, व्यतिकरण क्या है। व्यतिकरण वो होती है जब प्रकाश, कई प्रकाश किरणें एक माध्यम में एक ही आवृत्ति से चलती हैं तो एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाती हैं, ओवरलैप यानी अध्यारोपित हो जाती हैं। जब किरणें अध्यारोपित होती तो एक नई किरण बनती है, प्रकाश की एक नई तरंग बनती है जिसकी तीव्रता किसी बिंदु पर बहुत ज्यादा होती है और किसी बिंदु पर बहुत कम होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। ये भी आपका चैप्टर है, इसको भी अच्छे से पढ़ना, अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। अब आ जाओ, प्रकाश के अंदर तरंग तथा कण दोनों के गुण पर, ये बहुत बड़ी बात है। तरंग, ये मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ेंगे, फोटॉन पढ़ेंगे। तो ये सारे गुण थे प्रकाश के, और इन्हीं गुणों के आधार पर हम प्रकाश का आगे अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो अध्ययन करने जा रहे हैं, परावर्तन तो आपके सिलेबस से इस बार कट गया है, आप सबसे पहले पढ़ोगे प्रकाश का अपवर्तन। इतना नोट करो, इतना तो समझ में। यहां ध्यान दो बेटा, हम पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के गुण का पहला प्रॉपर्टी है प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है अपवर्तन? मतलब होता है बदल जाना, मतलब जैसे तुम लोग तो ये बदल गए, इनके नेचर बदल गया, इनका रास्ता बदल गया। यहां ध्यान दो, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंट्री करता है, चलो यहां मैं थोड़ा तुम लोगों को फील दिलाता हूं। हमारे पास ऊपर एक पहला माध्यम है और इधर दूसरा माध्यम है। देखो, हर माध्यम में कणों की जो स्थिति है वो अलग अलग है। हर माध्यम में कणों की स्थिति क्या होती है? अलग अलग होती है।
समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि कणों का ओरिएंटेशन अलग अलग होता है, इनकी संरचना अलग अलग होती है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी में इंटर करता है, तो यहां एक वर्ड लिखा है मैंने, प्रकाशिक घनत्व। याद रखो, प्रकाशिक घनत्व द्रव्यमान के घनत्व से एकदम अलग है। हो सकता है किसी कण का द्रव्यमान घनत्व बहुत ज्यादा हो, लेकिन उसका प्रकाशिक घनत्व बहुत कम हो, क्योंकि प्रकाशिक घनत्व केवल यह बताता है कि प्रकाशिक घनत्व का मतलब जानते हो क्या होता है? कण तो, प्रकाश तो बहुत छोटा है, बहुत ही बेब है एकदम, तो प्रकाश किसी भी छोटे कणों में से इंटर कर सकता है। जैसे हीरे को देखो, हीरे में प्रकाश एक बार चला जाता है तो दोबारा नहीं आता है, पूर्णांतिक परावर्तन होता है। तो यहां पर क्या होता है, इस माध्यम, मैंने माध्यम इसको 1 मान लिया, ये माध्यम 2 है। अब प्रकाश इस माध्यम से चल रहा था आराम से, अभी तुम आराम से रोड पे जा रहे थे, आराम से जा रहे थे, अचानक आपके फेवरेट डिश की वेव्स आपके नाक में पड़ी, आपकी साइकिल मुड़ गई, क्योंकि आपका वहां पर किसी ने आपको पकड़ा नहीं है कि नहीं अमरीश साइकिल मोड़ ही दो। वो आपका जो आपके अंदर से वेव्स निकला, वो कह रहा नहीं उधर चलो, उधर चलो, वही हो रहा है। अब प्रकाश आराम से आ रहा था, आराम से चलता बोलता आराम से आ रहा है, यहां जैसे पहुंचे तुरंत झांक रहा, ये देख रहा है कि इनके कणों की स्थिति, इनके कणों की स्थिति एकदम अलग है। अब वो हो जाता है यहां पर थोड़ा अपने आप को सेंस नहीं लगा पाता कि हम लोग कितना ये ऐसा क्यों हो गया। अब देखो, हो सकता है यहाँ के कण जो हो इनका प्रकाशिक घनत्व अलग अलग हो, कम हो, यहाँ के कणों का प्रकाशिक घनत्व ज्यादा होता है। अब मैं न्यूटन की बात से एक्सप्लेन करता हूँ, न्यूटन के कणिका सिद्धांत से। न्यूटन क्या कहते हैं कि जो सघन माध्यम है उनमें कण पास पास होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, ध्यान देना। तो यहाँ के कणों की संख्या ज्यादा है, तो ये कण क्या करते हैं, ये कण इस पर बल लगाते हैं, क्योंकि न्यूटन का कोई सिद्धांत बिना बल के खत्म ही नहीं होता है, इसीलिए बल का मात्रक न्यूटन रखा गया है। यहां पर ध्यान दो, अब ये इसको खींचेंगे अपनी तरफ, यहां कम लोग खींच रहे थे, यहां ज्यादा लोग, तो इसको जाना तो इधर था, ये हिम्मत करेगा मैं इधर जाऊं, लेकिन ये अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ गया। ये तो न्यूटन के सिद्धांत से मैंने समझाया, मैं समझा रहा हूं प्रकाशिक घनत्व से। अरे कण जैसे निकला, एंट्री किया, तो सबसे पहले इसको कण मिले इधर वाले, ये इधर ज्यादा अट्रैक्ट है ना, इधर के कण दूर दूर, तो ये ज्यादा इधर खींचेगा। अब ध्यान दो, प्रकाशिक घनत्व क्या है, जैसे मैं आपका एग्जांपल साइकिल से दे रहा था कि आपने पानी में, अभी रोड पे हवा में थे आप हवा में थे, आप तुरंत इंटर करके पानी में, तो आप जैसे हवा में थे, जैसे पानी में गए तो घनत्व बदल गया, तो वहां पर आपकी दिशा परिवर्तित हो। ऐसे क्या होता है, जब प्रकाश एक प्रकाशिक माध्यम से दूसरे प्रकाशिक माध्यम में जाता है, पारदर्शी माध्यम में, तो प्रकाशिक घनत्व के अंतर के कारण ये अपने पथ से, अगर कोई पूछेगा अपवर्तन क्यों होता है तो क्या बताओगे बेटा, प्रकाशिक घनत्व के अंतर के कारण अपवर्तन होता है। यहां पर प्रकाश के चलने के लिए जो ओरिएंटेशन है वो अलग होगा, यहां पर प्रकाश के चलने का ओरिएंटेशन अलग होगा। इसके कारण क्या होता है, ये अपने मूल स्थान से जिस पर जाना था उससे क्या हो गया, विचलित हो गया, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं बेटा, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश का अपने रास्ते से मुड़ जाना, कारण क्या है, प्रकाशिक घनत्व है। प्रकाशिक घनत्व के कारण प्रकाश का वेग, चाल बदल जाता है, और जब चाल बदलती है तो दिशा में फर्क जरूर पड़ता है। मैं यहाँ आयताकार कांच ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं बेटा, यहां ध्यान दो, मैंने एक आयताकार कांच से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि आप वो तो समझ के आए हो। यहां से ये हमारा हवा है, और यहां पर भी हमारा हवा है, यानी वायु, वायु लिख लो, वायु अच्छा रहेगा, इधर भी वायु है और इधर भी वायु है। अब ध्यान दो, बीच में हमारा कांच है, तो ये तो विरल होगा, और ये भी क्या होगा, विरल होगा, और ये बंदा जो होगा बीच, ये वाला, ये क्या होगा, ये सघन होगा। इसी को हमने कहा कांच, ये हमारा कांच है। अब प्रकाश आया, प्रकाश यहां से एंट्री कर रहा, ध्यान देना, अभी मैं इसको बहुत अच्छी बात आपको बताने वाला हूं। ये प्रकाश ऐसे, ये आपतित किरण है, आने वाली प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं। अब मैं यहां पर एक काल्पनिक रेखा खींचूंगा जो पृष्ठ के क्या होगा, एकदम लंब होगा, इसी को हम कहते हैं नॉर्मल या अभिलंब कहते हैं, ये काल्पनिक रेखा है। यहां पर देखो, अभिलंब से आपतित किरण जो कोण बनाता है उसी का नाम होता है आपतन कोण, यहां हो गया। अब प्रकाश को जाना किधर था, ऐसे जाना था, जैसा आया था इसको ऐसा चला जाना था, लेकिन जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। अब प्रकाश को जाना इधर था, अब प्रकाश क्या हुआ, अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक।
अभिलंब की ओर थोड़ा सा क्या हो गया बेटा, झुक गया इन। अब तो ये अब ऐसे ही जाएगा, यानी ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा क्या हुआ बेटा, झुक गया यार, झुको, ये झुक गया, चलो ठीक है, अभिलंब की ओर झुक गया। और ये जो कोण होता है इसको कहते हैं अपवर्तन कोण आर। ये जो बिंदु होता है इसको इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं, इसको आपतन पॉइंट कहते हैं। अब ध्यान दो, ये तो प्रकाश सरल से, अब यहां पर ध्यान दो, अब ये इसमें सेम रहेगा क्योंकि ये पूरा मीडियम सेम है, समझ गए। अब यहां पर चलो अभिलंब डालो, अब अभिलंब मैं यहां पर ड्रॉ करूंगा, यहां ध्यान दो, एक ही फिगर में मैं सारी चीजों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब प्रकाश को देखो, प्रकाश को अब कैसे जाना चाहिए था, ऐसे, लेकिन अब प्रकाश कहां से जा रहा है, अब प्रकाश सघन से विरल में जाता है, तो अभिलंब से थोड़ा अच्छा, इन दोनों किरण को ध्यान से देखो तो जरा, ये PQ और RS, इन दोनों किरण को देखो, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, ये दोनों किरणें क्या है, एक दूसरे के, यानी ये आपतित किरण है और ये निर्गित। तुमसे पूछता है कि आयताकार में प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचो, तो यहां पर आपने दो चीज देखा कि सर जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुकता है, और जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है, समझ गए। यहां पर ये कोण जो होगा ये भी I होगा हमारा, और ये R होगा। यहां पर I इज लेस देन R है, और यहां पर क्या है, I इज ग्रेटर देन R है। यहां पर I और R, I R से बड़ा है और यहां पर I R से छोटा है। ये तो हो गया आयताकार कांच में अपवर्तन। अब यहां से कुछ पॉइंट आपको बहुत जरूरी है। पहला तो ये है कि पहला पॉइंट जो है कि इतना नोट कर लो, पहले आप लोग इतना नोट कर लो, इतना नोट करो, फिर मैं बता रहा हूं। विरल, यहां पर देखो हम दो पॉइंट लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, 3 पॉइंट है सॉरी। पहला पॉइंट ये कि प्रकाश जिस माध्यम में जाए अगर उसकी चाल कम हो जाती है उसे हम सघन माध्यम कहते हैं, और जिसमें जाए उसकी चाल क्या हो जाए बढ़, अरे यार दोनों जगह वो लो उल्टा हो जाए, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, उसे विरल माध्यम कहते हैं, और जिसमें कम हो जाए उसे सघन कहते हैं। देख रहे हो प्रकाश का कमाल, सघन माध्यम कहते हैं। यहां पर एक वर्ड लिखा है मैंने, सापेक्ष। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजें होती है, तापमान, हम अगर आपके बॉडी का तापमान बताएं 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ये आपके बॉडी का एक्चुअल तापमान नहीं है, ये किसी से कंपेयर किया गया है। किससे किया गया है, जो तापमान होता है या जो गति होती है ये सब सापेक्ष क्वांटिटी है। जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल और आपको बताया था 11th में जब मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं वहां पर गति का एग्जाम्पल देता हूँ कि जब स्टेशन पर खड़ा हुआ बंदा कहता है गाड़ी आ रही है, और ट्रेन के अंदर बैठा हुआ बंदा कहता है स्टेशन आ रहा है, क्योंकि ट्रेन के अंदर जो बैठा है वो अपने आप को स्थिर मानता है, बाहर वालों को चलता हुआ मानता है। बाहर जो खड़ा है वो अपने आप को स्थिर मानता है, ट्रेन वालों को चलता हुआ मानता है। ये सापेक्षता का नियम है। अब यहां ध्यान दो, जैसे मैंने कहा, यहां ध्यान दो, मैं यहां पर लिख रहा हूं कि ये हमारा कांच है, कांच, इधर मैंने यहां पर लिख दिया ये हमारी पानी है, और यहां पर मैं यहां पर लिख रहा हूं वायु है। 3 माध्यम है, हम प्रकाश को गुजार रहे हैं। जब प्रकाश को मैं इसमें में से गुजारूंगा यहां जाएगा, तो मैं इसको कहता हूं विरल और इसको कहता हूं सघन। यहां पर देखो, जब प्रकाश को मैं इसमें में से इसमें गुजारता हूं तो इसको विरल कहता हूं, इसको, लेकिन जब प्रकाश इसमें में से इसमें गुजरता है तो इसको विरल कहता हूं, इसको सघन। ये लो हीरा बैठा दिया, अब लो, अब इसको विरल इसको सघन, यानी जो विरल और सघन है ये किसी का नाम नहीं पर्टिकुलर, हम ये 2 माध्यमों का कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं बेटा, तो इसीलिए सापेक्ष शब्द हमने लिखा है। जो माध्यम की सघनता या विरलता होती है सापेक्ष होती है। क्या होती है बेटा, वही माध्यम अभी सघन था, वही माध्यम अभी सघन था, वही क्या बन गया इसके सामने, विरल हो। किसी की ताकत की हम एक्चुअल ताकत तुम्हारी नहीं बता, हम तुलना कर दे 2 मशीनें, जब 2 मशीन रखते तो हम कहते हैं इसकी पावर इससे ज्यादा, हो सकता है उस मशीन से और ज्यादा पावरफुल कोई हो, ये बात होती है। तो यही हुआ सघन और विरल की बातें। अब यहां पर एक बात और तुमको ध्यान देना है, जो ये सघन और विरल क्या डिसाइड करता है किसी माध्यम का, ये डिसाइड करता है अपवर्तनांक। अभी एक वर्ड आएगा अपवर्तनांक क्या होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आपने एक चीज और देखा है कि जब प्रकाश सघन से विरल में जाती है तो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुकती है। 14 पॉइंट आपका क्या है, जब प्रकाश
जब प्रकाश विरल से सघन में जाती है, कहाँ जाती है बेटा? विरल से सघन में जाती है। जब प्रकाश विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या होता है बेटा? झुकती है। तो दूसरी बात है, अगर जब प्रकाश सघन से विरल में जाए, जब प्रकाश सघन से विरल में जाए तो अभिलंब से क्या होता है बेटा? अभिलंब से दूर हटती है। अभिलंब से दूर हटती है। ये बात आप लोग नोट कर लो, दूर हटती है। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूर हटती है, ध्यान नोट करो आप लोग। यहां ध्यान दो, हम पढ़ने जा रहे हैं अपवर्तन के नियम, दोनों इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात ध्यान दो, मैं आपसे कह रहा हूं कि एक माध्यम है हमारे पास, ये वाला, ऐसे, ये मेरी एक बैरियर है, ये रास्ता ये बताता है कि यहां पानी है, इसके बाद कांच है। अच्छा तुम बताओ, अगर लाइट यहां से निकलेगा तो क्या लाइट इधर से जाएगा? लाइट अगर यहां से निकलेगा, ऐसे यहां पर पड़ा, ये तल है हमारा, एक प्लेन है, लाइट अगर यहां पर पड़ा तो क्या ये लाइट इधर से निकलेगा कि इसके पीछे से निकलेगा? बताओ। जस्ट जहां पर लाइट पड़ेगा उसी बिंदु से लाइट निकलेगा भी। पहली बात, ये बात ध्यान देना, जहां पर लाइट पड़ेगा उसी बिंदु से लाइट निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। समझ गए ना? तो यहां पर वही बात हो रही कि ये हमारी आपतित किरण है, इस पॉइंट पर यहां पर मैंने एक अभिलंब खींच दिया है। ये हमारी कौन सी किरण है बेटा? आपतित किरण, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। और ये हमारी क्या है बेटा? अपवर्तित किरण। अब ध्यान दो आप, यहां पर 2 नियम हमारे पास हैं। कौन कौन से नियम है? पहला नियम है आपतित किरण, दूसरा है अपवर्तित किरण। ये लाइट यहां से यहां तक आई, इसको आपतन कोण हमने बना दिया। लाइट यहां से जाएगी कि यहां से जाएगी? तुम बताओ। अभिलंब भी वहीं पर होगा। यानी यहां आप देख रहे हो कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक तल में है कि नहीं है? तो यही तो पहला नियम हो गया, क्योंकि एक ही तल मतलब एक ही प्लेन में है। ऐसा नहीं कि लाइट यहां पड़े, जैसे देखो तुम खाना यहां खाओ और एनर्जी इनको मिले, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो गलती तुम करो तो लाठी गांधी जी को मिले, ऐसा होता है क्या? याद ध्यान दो। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन किरण और अभिलंब। तो यहां पर ध्यान दो कि पहला गुण क्या है बेटा? पहला गुण लिखो, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते, तीनों एक ही तल में होते हैं कि नहीं होते हैं? ये तो आपने अभी सीखा, क्योंकि पढ़ोगे तुम अच्छे से, तुम पढ़ोगे तो नंबर पड़ोसी वाला नहीं पाएगा, नंबर तुम ही पाओगे। अब तुम सोचते हो हमारे क्लास का टॉपर बच्चा पढ़ता हुआ है, नंबर भगवान मुझे दे, ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि अपवर्तन का नियम आपने देखा ही नहीं है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण था आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, ये पहला नियम है। अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्नेल का नियम। ये बहुत बड़ी बात है। अब चलो, स्नेल ने कितना मेहनत किया होगा इस नियम को बनाने में, जरा हम लोग अध्ययन करते हैं। आपने परावर्तन के 2 नियम पढ़े हैं। पहला नियम आपने पढ़ा था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते, तो ये दोनों सेम है। लेकिन आप परावर्तन में आपने एक चीज पढ़ा था कि कोण आई बराबर कोण आर, इसमें संबंध। अच्छा ये बताओ, अभी हमने आपको बताया था कांच में, आयताकार कांच के टुकड़े में अपवर्तन, हमने एक जगह तक दिखाया था कि यहां पर देखो, यहां पर जो आई है वो छोटा है आर से, जब प्रकाश सघन से विरल में आती है। अगर विरल से सघन में जाती है तो आई बड़ा हो जाता है आर से। अब मुझे समस्या आ रही है कि आई और आर में संबंध कैसे निकालूं, ये सामने समस्या थी स्नेल के।
अब स्नेल ने इस समस्या को दूर करने की बहुत कोशिश की, उन्होंने बहुत सारे नियम लगाए, बहुत सारे चीजों को मेजर किया, फिर जाके लास्ट में उन्होंने क्या किया, जब इतना लगाने के बाद उन्होंने फिर प्रकाश का अपवर्तन करके कोण को मापना शुरू किया। क्या किया, जैसे यहां पर ध्यान दो, मैं एक बना रहा हूं, पहले उन्होंने यह अभिलंब ऐसे ड्रा किया, देखो 3 अभिलंब ऐसे, पहले प्रकाश को उसने डाला I1 कोण पर, तो अपवर्तन किस पर हुआ, R1 पर। फिर उन्होंने प्रकाश को डाला I2 कोण पर और अपवर्तन किस पर हुआ, R2 पर हुआ। फिर उन्होंने प्रकाश को डाला I3 कोण पर, फिर अपवर्तन हुआ R3 कोण पर। ध्यान दो स्नेल ने कितना मेहनत किया। ऐसे उन्होंने एक ही माध्यम में इसका अपवर्तनांक उन्होंने N1 मान लिया। अभी अपवर्तनांक बताएंगे क्या होता है सर, ये क्या होता है पहले बताओ मुझे। तो N1 और N2 इन्होंने जब इसको कर लिया, इसको मापा अपने जो कंपास से, इसके कोणों को माप लिया ऐसे चांदा से, जिसको चांदा कहते हो, चांदा तो चांदा से इन्होंने इसको मापा, इसको मापा। फिर इन्होंने देखा, जब सारे प्रयोग कर चुके तो एक प्रयोग लास्ट में किया, उन्होंने कोण के आगे साइन लगा दिया। जब उन्होंने साइन I1 मापा और साइन R2 साइन R1 मापा, इन्होंने इन दोनों को भाग दिया, तो जान लो कोई वैल्यू आई, सपोज n आया, कांस्टेंट कोई वैल्यू n मैंने मान लिया है। फिर इन्होंने जब साइन I2 निकाला और साइन R2, तो भी वैल्यू क्या आया, यह नहीं आया। फिर उन्होंने साइन I3 निकाला और साइन I3 को भाग किया, तो भी वैल्यू यह नहीं आया। यहां पर उन्होंने एक क्लू मिल गया, उन्होंने इनको एक सबूत मिल गया और वो पूर्ण रूप से प्रयोग करके बताए। ये n आया क्या था, यह n आया था दोनों माध्यमों के अपवर्तनांकों का अनुपात। क्या है, तो स्नेल ने कैसे नियम दिया, उन्होंने बताया कि आपतन कोण की, साइन को ज्या कहते हैं, आपतन कोण की ज्या बटा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो सदैव क्या होता है, नियत होता है। और ये जो अनुपात होता है इन माध्यमों के अपवर्तनांकों के अनुपात के बराबर होता है। यही स्नेल का नियम है, समझ गए ना। तो इतना नोट करो, तो मैं स्नेल का नियम लिखूं, चलो इतना नोट कर लो आप ये वाला। देखो स्नेल का नियम हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने एक प्रकाश को विरल माध्यम से सघन माध्यम में भेज दिया, हमने एक प्रकाश को वायु से जल में भेज रहा हूं मान लो, तो वायु का अपवर्तनांक N1 है और जल का अपवर्तनांक क्या है, N2। अभी अपवर्तनांक मैं आपको बताऊंगा इसके बाद, जस्ट अपवर्तनांक क्या होता है, लेकिन अभी समझ लो इसका नाम अपवर्तनांक है, ये N1 दिखता है अपवर्तनांक जैसा है। आ जाओ, यहां पर स्नेल क्या कहते हैं कि यहां जो आपतन कोण है I, इस आपतन कोण की ज्या और इस अपवर्तन कोण की ज्या होती है, नियत होती है। उन्होंने प्रयोग के आधार पर सिद्ध किया, यानी आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत होता है। इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। अर्थात आपतन कोण की ज्या को साइन I, अपवर्तन कोण की ज्या को साइन R, यह नियतांक। और ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू है इन दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर है। यहां पर 1n2 लिखा है, इसका मतलब समझ लो क्या होता है। 1n2 का मतलब होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अनुपात, यानी 1n2। ध्यान दो, 1 पहले लिखा है, अगर मैं इसको यहां पर लिख देता हूं तो इसका मतलब यह है पहले माध्यम के सापेक्ष, ध्यान देना ये वर्ड आपको ध्यान देना, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये ध्यान देना। ये जो 1n2 क्या है बेटा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन। इसका मतलब जानते हो क्या, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक N2, इसको भाग सापेक्ष निकालते हैं तो उसको भाग कर देते हैं। देखो हम जिसके सापेक्ष निकालेंगे, जैसे हमने कहा कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो उसके लिए फार्मूला लिखेंगे 2n1। ध्यान दो, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का, अगर हम कहेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का लिखेंगे तो 1n2 लिखेंगे। ध्यान दो, इसका मतलब होता है n2 बटा n1। n2 क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, n1 क्या है, पहले। इसको अगर मैं थोड़ा और एडिट करूं, क्योंकि तुम लोग एडिट बहुत करते हो, क्योंकि आजकल तुम्हारी फोटो अच्छी भी नहीं लेकिन फिर भी एडिट कर लेते हो, n1 sin I बटा, और अगर आपने पेपर में क्वेश्चन को एडिट करना सीख लिया तो आपका पेपर चमक जाएगा। अगर फोटो एडिट करते हो तो फोटो चिपक जाते हैं, उस पर लाइक्स मिलते हैं,
अगर क्वेश्चन के पेपर को एडिट करना सीख लिया तो आपका पेपर चमक जाएगा और आपको कैरियर में अच्छी मुकाम मिलेगी। तो यहां दो n1 sin i बटा n2 sin r, ये ध्यान देना। एक ये भी होता है स्नेल का नियम, ये हम कई जगह इसका उपयोग करेंगे, इसका उपयोग नहीं करेंगे, सबसे ज्यादा उपयोग किसका करेंगे, इसका, यानी n1 sin i बराबर n2 sin r। यहीं पर लिख लो ऐसे, अगर वहां पर नहीं दिखाई दे रहा तो हाँ कैंची, मास्टर साहब बताते थे ना, कैंची गुणा, कैंची करो कैंची, n2 sin r। तो यहां पर ये हमारे पास स्नेल का एक दूसरा नियम आया, n1 sin i बटा n2 sin r। इतना नोट कर लो आप लोग। बहुत ही बढ़िया शब्द आया है अपवर्तनांक, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं बेटा, अपवर्तनांक क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया। मैं अगर अपनी शब्द में बताऊं तो अपवर्तनांक सिर्फ यह बताता है कि किसी माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल कितना गुना कम हो जाती है, कितना गुना हो जाती है। यानी किसी माध्यम का अपवर्तनांक यह प्रदर्शित करता है कि उस माध्यम में प्रकाश की जो चाल है वो निर्वात के चाल से कितना गुना कम हो गई है। अगर मैं अपवर्तनांक की शब्द में बताऊं तो ये ही बताता है सिर्फ और सिर्फ कि अगर ये निर्वात में प्रकाश की चाल सी थी, देखो, तो ये इंटर कर गया इसमें, इस माध्यम में, तो इस माध्यम में प्रकाश की चाल बी हो गई। तो अपवर्तनांक हमें ये बताता है कि ये जो बी है, ये जो बी है ये कितना गुना हुआ है। अपवर्तनांक सिर्फ ये बताता है कि जो माध्यम का चाल है वो प्रकाश के चाल से कितना गुना कम हुआ है, बस सिर्फ यही बताता है, क्योंकि प्रकाश का निर्वात से ज्यादा तो हल्का कोई माध्यम होता ही नहीं। तो केवल और केवल अपवर्तनांक सिर्फ इतना बताता है कि जो प्रकाश की चाल होती है किसी माध्यम में, किसी माध्यम का अपवर्तनांक सिर्फ ये बताता है कि प्रकाश की चाल उस माध्यम में निर्वात के चाल के कितना गुना अधिक है या कम है। तो यहां पर ध्यान दो, मैं इसकी अगर परिभाषा लिखूं तो लिख सकता हूं किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी, यहां ध्यान दो, किसी माध्यम का अपवर्तनांक यह प्रदर्शित करता है कि उस माध्यम में, ये बात ध्यान देना है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात से, प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल के कितना गुना है, बस कितना गुना है या कितना गुना, अधिक नहीं, यहाँ पर अधिक और कम नहीं बोलेंगे। प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल, मैं बता, किसी माध्यम का अपवर्तनांक यह प्रदर्शित करता है कि उस माध्यम में जो प्रकाश की चाल है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल के कितना गुना कम है या अधिक है। यानी कितना गुना, अधिक तो होगा ही। कभी कभी सुनो, कभी कभी क्या होता है, प्रकाश विरल से सघन में जा रहा हो तो अधिक हो जाएगा, कभी सघन से विरल में आ रहा हो, जैसे कभी विरल से सघन में आ रहा हो तो कम हो जाएगा, और कभी सघन से विरल में जा रहा हो तो अधिक। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही बात आपको ध्यान देना है कि जो अपवर्तनांक है सिर्फ यह बताता है उस माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो निर्वात से कितना गुना है, यानी 1/2 गुना है कि 2 गुना है कि 1/3 गुना है कि 3 गुना है, गुना। यानी अगर मैं बात करूं तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल, जो माध्यम में प्रकाश की चाल है, क्या बेटा, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में जो प्रकाश की चाल वो बी है, और इसको निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है बेटा, प्रकाश की चाल क्या है, सी मैंने मान लिया, ये होता है। तो ये कहता है, अब बटा इसका हो जाएगा अपवर्तनांक। अब देखो, अगर अपवर्तनांक बराबर हो गया, अपवर्तनांक 1 है तो हम कह देंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल, वो जो माध्यम में प्रकाश की चाल है वो निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर है। अगर मैं यहाँ 2 लिख दूं तो हम कह देंगे 1/2 गुना है, हो गया ना। अगर मैं यहाँ 3 लिख दूं तो 1/3 गुना, यानी यहाँ कह सकते हैं b बराबर 1/n गुणे
सी। हो गया कि नहीं हो गया? जितना ज्यादा होगा हाँ हाँ, ये बात, ये देखो अब यहाँ एक बात आपने देखा कि सर अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा माध्यम का चाल उतना ही कम होगा और माध्यम ही उतना सघन होगा। यानी यहाँ एक और बात अपवर्तनांक बताता है, माध्यम के सघनता और विरलता को भी अपवर्तनांक परिभाषित करता है यहां पर। और इसी यहां इतना नोट करो पहले बेटा, अपवर्तनांक दो प्रकार के होता है, एक निरपेक्ष होता है, एक सापेक्ष होता है। दोनों को आप अच्छे से ध्यान दो। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? यानी जब प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में जा रही हूं, कहां से? जब प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में जाती है तो उस समय जो अपवर्तनांक होता है उसे हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्योंकि निर्वात का अपवर्तनांक क्या होता है? 1 होता है। ध्यान दो, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यहां एक बात ध्यान दो, ये जो n है ये क्या है? ये क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक है। इसको n बराबर 1 भी नहीं लिख सकते हैं। देखो सी, अरे सुनो, अभी आपने पढ़ा कि मैंने कहा कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल, इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। समझ गए ना? तो यहां पर निर्वात ये है, ये सी क्या है? ये निर्वात में प्रकाश की चाल है। हाँ, निर्वात में प्रकाश की चाल है, ध्यान देना। और बी क्या है? माध्यम में, ध्यान देना है। और ये माध्यम है, ये माध्यम का अपवर्तनांक है। क्या है बेटा? अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता है अभी वो भी मैं बता देता हूं। अच्छा, यहाँ एक बात ध्यान दो, अगर मैं थोड़ा इसको चेंज करूं तो बी बराबर क्या लिख सकता हूं? सी बटा एन। अच्छा, अगर n का जो मान होगा, यहां पर ध्यान दो, अगर n का मान 1/2 कर दूं, क्या कर दूं? अभी मैं मजाक से, मेरा मन मैं कर रहा हूं। n का मान मैंने 1/2 कर दिया तो b का मान क्या हो जाएगा? 2 × c। वो लो, ये तो निर्वात में प्रकाश की चाल से दोगुना हो गया, ये तो असंभव है। इसीलिए जो अपवर्तनांक होता है उसका मान या तो 1 होता है और या तो 1 से अधिक होता है, या तो 1 होता है या तो 1 से अधिक होता है। समझ गए ना? ये बात आपको ध्यान देना, या तो 1 होगा या तो 1 से अधिक होगा। जहां n का जो मान होगा वो क्या होगा बेटा? n का मान या तो 1 के बराबर होगा या 1 से अधिक होगा, कभी भी 1 से छोटा नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान देना है। कल हम लोग पढ़ेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक, फिर हम लोग आभासी गहराई वास्तविक गहराई में संबंध पढ़ेंगे। जैसे आप कहते हो कि सर पानी पेंसिल में टेढ़ी क्यों हो जाती है, सर उसका क्या होते हैं, सागर का तल उठा हुआ क्यों होता है, तालाब या नदियों का, तो उन चीज़ों का हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे। आज आपने यहाँ तक अध्ययन कर लिया है, मस्त रहिए, खूब पढ़िए। ऑल द बेस्ट।